नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इस तरीके की जो न्यूज़ है इसका बार बार रिपीट होना ये कई ज़्यादा सवाल उठाते हैं इंडिया की जो एम्बेसीज हैं फॉरेन में, उनकी प्रोटेक्शन को लेके। इंडिया के लिए ये तो खतरे की बात बताई जाती है, साथ ही साथ ये भी अगर आप लोग देखो तो कहा जाता है कि वेस्टर्न कंट्री जहाँ पर ये हो रहा है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरे की बात है और इसीलिए उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। दरअसल पूरी जो न्यूज है वो ये है कि यूएसए में फिर से एक इंडियन कॉन्सुलेट के आगे प्रोटेस्टर्स ने काफी ज्यादा वेंडलिज्म मचाया और इस बार तो ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको आग ही लगा दी गई है। यहाँ पर आप लोग ये जो पूरी न्यूज है इसको देख सकते हो। इसमें लिखा है साफ साफ कि खालिस्तानी सपोर्टर जो है उनने एम्बेसी की बिल्डिंग में आग लगा दी है और ये सब यूएसए की जो भी अथॉरिटी है, जो कि यहाँ पर प्रोविंस की गवर्नमेंट है या फिर उनकी अथॉरिटी है, उनने होने दिया है खुलेआम और बाद में खाली यूएसए की तरफ से इस चीज को कंडेम किया गया है। इस समय में आप लोग को बता दूं कि यूएसए में अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया के 6 कॉन्सुलेट्स हैं। सबसे पहले वॉशिंगटन, यहाँ पर भी एक बार ऐसे अटैक हो चुका है इंडियन एम्बेसीज के सामने मार्च में। उसके बाद टेक्सास है, न्यूयॉर्क में एक है, फिर इलिनॉइस में एक है, कैलिफोर्निया यानी कि सैन फ्रांसिस्को वाला जो एम्बेसी है, यही वाला जो एम्बेसी है जहाँ पर ये अटैक हुआ है ये है। उसके अलावा एक कॉन्सुलेट जो है वो है अटलांटा में। तो इन 6 जगहों पे यूएसए में कॉन्सुलेट है इंडिया में, और कैलिफोर्निया वाले या फिर सैन फ्रांसिस्को वाले जो कॉन्सुलेट है उसके सामने ये पूरा वेंडलिज्म जो है ये मचाया गया है। और ये चीज देखो, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। पहली बार होता तो समझ में आता कि चलो जो सिक्योरिटी थी उसमें चूक हुई और ये जो प्रोटेस्टर्स है इनने फायदा उठा लिया इस चीज का। ऐसी चीज पहले भी बहुत बार हो चुकी है। वॉशिंगटन वाला जैसे मैंने केस आप लोग को बताया ही, यहाँ पर भी तोड़फोड़ की थी, खालिस्तानी से प्रोटेस्टर्स थे उनने। उसके अलावा यूएसए की बात छोड़ ही दो ना आप लोग, ये जो सैन फ्रांसिस्को वाला एम्बेसी है ना, ये जो है कॉन्सुलेट है ना, यहाँ पर भी इससे पहले एक बार हो चुका है इस तरह की चीज। मार्च की ये बात, अमृतपाल सिंह और इसके जो सपोर्टर्स थे उस पर क्रैकडाउन इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने करना शुरू किया था। जो सर्च वारंट है वो इशू किया गया था इसके अगेंस्ट में। और इस चीज को लेके जो भी खालिस्तानी है, चाहे यूके में हो गया, चाहे यहाँ पर फिर यूएसए में हो गया, कनाडा में, ये हर जगह भड़क गए थे। तो उस बार भी सैन फ्रांसिस्को वाला यानी यही वाली जो एम्बेसी थी इसके बाहर तोड़फोड़ किया गया था। आगे और मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा लंदन में भी एक बार हुआ था, वो भी हम लोग देखेंगे। और ये सब चीज जो है ना, ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट जो अब तक धीरे धीरे अपनी पेस पकड़ रहा था, धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, अचानक से उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। इसने बहुत ज्यादा पेस पकड़ ली है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनमें देखने को मिल रहा है। और ये जो पूरा एंगर है या फिर ये जो पूरा फ्रस्ट्रेशन है, इसका जो मेन कारण है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने खालिस्तानी मूवमेंट जो है उसके अगेंस्ट में या फिर पूरा ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है इसके अगेंस्ट में हाल में एक्शन लेना शुरू किया है। अमृतपाल सिंह के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया वो हम लोग ने देखा ही। उसके अलावा भी कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे सेटबैक्स इन ऑर्गेनाइजेशन को, इन प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने वाले लोगों को ऐसे लगे हैं जिनको ये डायरेक्टली लिंक करते हैं इंडिया से और इंडिया की रॉ से। तो कितनी इसमें सच्चाई है इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसको तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जो सेटबैक इनको लगा है उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आप लोग कह सकते हो इनका बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। क्या वो सेटबैक्स है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आप लोग को बता दूं कि ये जो खालिस्तान का पूरा इशू है ना, इसका पूरा हिस्ट्री मैंने कवर किया है एक वीडियो में जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो भी आप लोग जाके देखिए तो आप लोग को और इसके बारे में समझ में आएगा कि खालिस्तानी मूवमेंट जो है ये शुरू कहाँ से हुआ था, इसके कारण क्या थे और कितना नुकसान अब तक सिखों का या फिर इंडिया एज अ कंट्री का हो चुका है इस पूरे मूवमेंट के चलते। तो ये वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक मैं इसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी जो हम लोग बात है वो करते हैं कि जो हाल की डेवलपमेंट हुई है, जो सेटबैक इनको लगा है उसके बारे में। दरअसल हुआ क्या है ना कि हाल में ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी से लेकर अब तक यानी कि पिछले 6 महीने में, 6-7 महीने में 4 जो प्रोमिनेंट लीडर है खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के, इसको सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के या फिर ये जो पूरा प्रोपोगेंडा इसको प्रमोट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के, ये हाल में मारे गए हैं। ये चीज क्लेम करने वाले कई आर्टिकल आप लोग को इस तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है। दरअसल इसमें एक जो खालिस्तानी टेररिस्ट है ना, हरमीत सिंह, ये 2020 के जनवरी में मारा गया था। तो इसको इसमें बताया गया है कि अभी हाल में जनवरी 2022 में मारा गया, तो ये गलत न्यूज है। तो फिर भी लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो पिछले 45 दिन में ये कहा जा सकता है कि 3 जो इंपॉर्टेंट खालिस्तानी लीडर है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, वो मारे गए हैं। और जिसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, ये खालिस्तानी सपोर्टर्स जो है ये लिंक करते हैं इंडिया की रॉ से।
इनका कहना है कि इंडिया के द्वारा ये किया जा रहा है। और आलम यह है ना कि जो भी बाकी बचे हुए बड़े बड़े लीडर हैं, खालिस्तानी सपोर्टर हैं, ये गायब हो चुके हैं। ये बहुत हद तक छुप के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और जो धमकी ये पहले दिया करते थे कि हम इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है इनके द्वारा। सबसे पहले तो एक ड्रग पेडलर हरमीत सिंह जो कि पाकिस्तान में रहता था, इसने इंडिया में भी काफी ज्यादा क्राइम किया हुआ है। 2016-17 का जो साल है उसमें एक केस इस पे चढ़ा था। आरएसएस के एक लीडर को इसने लुधियाना में मर्डर कर दिया था। उसके बाद कई टेररिस्ट अटैक करवाने में हो गया, या फिर इस तरीके की बाकी चीज में हो गया, बाकी एंटी इंडियन एक्टिविटी हो गया। इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बताया जाता है। और कहीं कहीं आप लोग को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है उसका ये चीफ लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं से फैंडलर लिखा दिखेगा। और इसकी जो डेथ है ये हुई है 27 जनवरी 2020 को। इसकी किलिंग की गई थी, कुछ लोगों ने इसको मार दिया था, और कहा यह जा रहा था कि ड्रग्स का ही जो कुछ पैसा जो था उसको लेके एक विवाद हुआ था, जिसके चलते ये मारा गया है। लेकिन इसको इंडिया की जो रॉ है उससे भी जोड़ के देखा जा रहा था। ये सब भी कहा जा रहा था कि इंडिया के द्वारा ये कराया गया है। तो ये तो 3-4 साल पहले की बात होगी। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो हाल में ही क्या हुआ है कि परमजीत सिंह पनवार जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट था, ये भी केएलएफ से जुड़ा हुआ था, केएलएफ का एंडर था। लोगों को ट्रेन करना हो गया, ड्रग सप्लाई करना हो गया, इस तरीके की काफी एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो था उसमें ये इन्वॉल्व था। ये भी अपने मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा होता है 6 मई 2023 की सुबह में, और 2 लोग फिर आते हैं, इस पे गोली चला के इसको मार देते हैं। और इसको पूरा जोड़ के, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि देखा जाता है इंडिया से। और सिर्फ यही लोग नहीं, सिर्फ खालिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि इसमें इंडिया का हाथ है। और ये जो परमजीत सिंह परवार है ना, ये कोई छोटा मोटा टेररिस्ट नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े काम जो है इंडिया में वो कर चुका है। चंडीगढ़ में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पासपोर्ट ऑफिस में, जिसमें इसका नाम आया था। खालिस्तानी कमांडो फोर्स जो है उसमें ये ट्रेनिंग दिया करता था, उसका ये चीफ था। जो टेररिस्ट है उनको ट्रेन किया करता था यहाँ पर, जिसके बाद वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो थी उसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो एलिमिनेट हो गया था इसकी मौत के बाद। अब ये जो किलिंग है ये इंडिया ने कराई थी या नहीं, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप पाकिस्तान की तरफ से, या फिर ये खालिस्तान कमांडो फोर्स या बाकी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि इंडिया ने ये कराया था। फिर 15 जून को अवतार सिंह खंडा की डेथ हो जाती है, जो कि केएलएफ का चीफ था, यानी खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है उसका चीफ था। और आप लोग को याद होगा कि हाल में ही मार्च के महीने लंदन में जो इंडिया की एम्बेसी है ना, उसके बाहर काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी, काफी ज्यादा उसके बाहर जो वैंडलिज्म है वो इन खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने किया था। दरअसल जो बालकोनी थी एम्बेसीज की, वहां तक ये पहुंच गए थे, उसमें ये घुस गए थे। इंडिया के जो फ्लैग था उसको इन लोग ने उतारने की कोशिश की थी। इस तरह की काफी ज्यादा जो बदतमीजी है वो की गई थी, जिसके बाद अवतार सिंह खंडा का नाम सामने आ रहा था कि ये जो है ये मेन मास्टरमाइंड है इस पूरी चीज का। और इसकी भी हाल में डेथ हो गई है। अभी हाल की ही ये न्यूज है, 15 जून को ही इसी साल, यानी कि 1 महीने भी पूरे नहीं हुए, इसकी जो डेथ है वो हुई है, जिसका कारण बताया गया ब्लड कैंसर को। लेकिन उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डेथ है ये हुई है पॉइजनिंग की वजह से, और इसको लिंक किया जा रहा है इंडिया से। देन बहुत ज्यादा रिसेंटली अभी 18 जून को ही क्या हुआ, हरदीप सिंह निजार एक खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था, इसको भी टेररिस्ट कहना ही ज्यादा बेटर होगा। इसकी डेथ हुई है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में। तो ये चारों टेररिस्ट जो कह लीजिए आप लोग, या फिर जो प्रोमिनेंट खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लीडर थे, इनकी डेथ हुई है हाल में। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस पूरे मूवमेंट के लिए, या फिर इस पूरे प्रोपेगेंडा के लिए, जिसके चलते बाकी जो प्रोमिनेंट लोग हैं ना इस चीज में, ये इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, वो अगर आप लोग देखो तो भागे फिर रहे हैं। बहुत टाइम से वो लोग गायब है। एक नाम जो कि आप लोग ने काफी बार सुना भी होगा, चेहरा हो सकता है आप लोग ने काफी बार देखा होगा, गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका नाम है। ये बहुत ज्यादा धमकियां इंडिया को दिया करता था इंटरव्यू में। आज भी अगर आप लोग इसका नाम डालोगे तो काफी ज्यादा इंटरव्यू इसके देखने को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। और इंडिया में जो खालिस्तान रेफरेंडम है वो भी ये कराने में काफी आगे था। एक तरीके से आप लोग समझ लो कि जो रेफरेंडम है इसका मेन चेहरा ही ये था। ये बहुत दिन से गायब है, किसी को नहीं पता ये कहां पर है, बहुत टाइम से ये नजर नहीं आया। और इस तरीके के बहुत से लीडर जो है ना वो गायब हो चुके हैं आज के टाइम में। और ये सब किलिंग्स आप लोग कह लो जो पता नहीं किसने करवाई है, जो जिसकी वजह से भी हो, लेकिन ये सब किलिंग्स हो गई, या अमृतपाल सिंह पे जो क्रैकडाउन इंडिया की गवर्नमेंट ने किया है, इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आप लोग कह लो एक तरीके से देखने को मिला है इन ऑर्गेनाइजेशन में। और एक तरफ इंडिया ने क्रैकडाउन शुरू किया और दूसरी तरफ इन लोग ने भी अपना जो एक्टिविटी है इस तरीके की, जैसे एम्बेसी में आग लगाना हो गया या फिर एम्बेसी में तोड़फोड़ करना हो गया, इस तरीके की जो एक्टिविटी है ये शुरू किया है। तो ये जो इनकी तरफ से इस तरीके के वैंडलिज्म मचाया जा रहा है ना, इसका रीजन अगर आप लोग देखो तो यही रीजन है इसका कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसने अभी जो अपना हाथ है वो टाइट करना शुरू किया है इस चीज में,
जो ये इस तरीके की एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं दुनिया भर की कंट्रीज में, इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना शुरू किया है। किलिंग्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमृतपाल सिंह पे जो क्रैकडाउन हो गया वो हो गया, या फिर इन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उस प्रेशर बनाना हो गया। इस तरीके के जो काम है ना वो इंडिया की गवर्नमेंट ने करना शुरू किया है। इसी से गुस्सा होकर, इसी फ्रस्ट्रेशन में आप लोग ने देखा होगा कि मार्च में वॉशिंगटन हो गया, सैन फ्रांसिस्को वाला कॉन्सुलेट जो हो गया इंडिया का, उसके अलावा लंदन वाला जो एम्बेसी था, इन सब में जो इस तरह की एक्टिविटी थी, इस तरह की जो वैंडलिज्म था वो इनने मचाया था। और अभी जो दोबारा ये सैन फ्रांसिस्को वाला कॉन्सुलेट है, इसमें फिर इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिली है। इस बार तो पूरा ये, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आग ही लगा दी गई है। हालांकि इसमें किसी भी ऑफिशियल या फिर कोई भी खास जो बिल्डिंग है उसका नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके की लगातार बढ़ती हुई जो एक्टिविटी है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात है। ये जो गवर्नमेंट है या तो ये जानबूझ के इंडिया की जो ऑफिशियल्स है उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, उनको इस चीज में सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर ये करने में असमर्थ है। दोनों ही केस में जो नुकसान है वो तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स है उनका है, इंडिया जो है उसका है। इसीलिए इंडिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात है। वियना कन्वेंशन में आप लोग को बता दूं कि एक कन्वेंशन है जो कि ये कहता है कि इस तरह के जो भी ऑफिशियल होते हैं, जो भी राजदूत होते हैं, जो एक कंट्री के दूसरे कंट्री में काम करते हैं, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होस्ट कंट्री जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये चीज अगर नहीं कर रही है ये कंट्री, तो ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट में जा रही है। इंडिया के ऑफिशियल जो है इनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो ये उल्लंघन है वियना कन्वेंशन का। बात यहाँ तक पहुंच चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 2 जुलाई को अभी हाल में ही आग लगा दी जा रही है एम्बेसी के आगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कंट्री की जो अथॉरिटी होती है या फिर इस प्रोविंस के जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती है उनको भनक तक नहीं लगती है, उनके सामने ये सब हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। ये चीज हार्ड टू बिलीव है। ऐसा ही कनाडा में हुआ था हाल में, जिसमें एम्बेसी के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया गया था। तो ये सब चीज देख के आप लोग क्या कहोगे? ये चीज जो है ना, जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है कि इस तरीके से कंट्रीज काम करती है, एक कंट्रीज में दूसरे कंट्री के जो राजदूत होते हैं वो होते हैं, उसको ही खतरे में डाल देती है। लेकिन कोई भी बड़ा स्टेप आप लोग कह लो इन कंट्रीज द्वारा लिया जाता नहीं, खाली ये कहा जाता है कि हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। यूएसए ने फिर से यही कहा है कि हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। जैसे कि प्रीवियस अटैक जब हुआ था सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट के आगे, तब यूएसए की गवर्नमेंट ने कहा था। ये तो एम्बेसीज हो गया। अगर आप लोग देखो ना, तो इन कंट्रीज में जो हिंदू टेम्पल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए में भी हो गया, जो हिंदू टेम्पल्स है उसके आगे भी काफी ज्यादा इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। वहां पर भी कई इस तरीके के अटैक हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कई सवाल उठाती है, क्योंकि ये सारी कंट्री इंडिया को कहती है कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम अपने जो ये पार्टनरशिप है इसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये चीज मेरे को नहीं लगता कहीं काम कर पाएगी कि एक तरफ आप लोग कहो कि इंडिया हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा खास पार्टनर है, और दूसरी तरफ इंडिया को तोड़ने वाली या इस तरीके की बातें करने वाली जो फोर्सेज हैं उनको अपने आप पनपने दो। मुझे नहीं लगता इस तरीके से ये चल पाएगा, और इंडिया को इसमें इस तरीके की चीज जो है, इस तरीके के सिग्नल जो है वो भेजने भी चाहिए कि अगर ये सब चीज होगा आपकी कंट्री में तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी। क्योंकि इंडिया के साथ जो इस समय रिलेशन है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है इन कंट्रीज की, उसमें ज्यादा फायदा अगर आप लोग देखो तो इन्हीं कंट्रीज का है। इन सब कंट्रीज को की चाहत है कि ये जो चाइना है इसको काउंटर कर सके, चाइना की जो बढ़ती हुई ग्रोथ है या फिर चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको काउंटर कर सके, और जिसमें इंडिया इनको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। तो अपने यहाँ ऐसा होने देने से ये इस चीज को, इस पार्टनरशिप को इंडिया के साथ जो है इनकी, उसको नुकसान ही पहुंचा रही है। और अगर आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि अपनी यहाँ पर एक दूसरी फोर्सेस को मजबूत होने दे रही हैं, जो कि आगे जाके इनकी जो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। कनाडा में कहा जाता है कि ये सिख ऑर्गेनाइजेशन, ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी ये लोग हैं, ये इतने ज्यादा लोग कह सकते हो कि मजबूत हो चुके हैं कि चाहे कनाडा की अथॉरिटी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को देखते हुए या बाकी रीजन की वजह से भी चाह के भी इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले पाती है। तो ये एक खतरा, इस तरीके की इन्फ्लुएंशियल पावर बनने का खतरा हर कंट्रीज में है। और साथ ही साथ अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरी सपोर्ट प्राप्त करती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इनको इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि ये वो कंट्रीज है जिसके साथ पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो और भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि इसमें इन दोनों का ही फायदा है, इंडिया का भी फायदा है और ज्यादा फायदा इन वेस्टर्न कंट्रीज का है। तो ये जो चीज है ना, ये इन दोनों के ही फायदे, वेस्टर्न कंट्रीज के फायदे हो गए, इंडिया के फायदे हो गए, इनके बीच में रुकावट बना हुआ है और जिसका कारण पाकिस्तान है। इसीलिए इन कंट्रीज को, चाहे यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्योंकि ज्यादा जो सिख पॉपुलेशन है वो इन्हीं कंट्रीज में, इनको इस चीज को समझना चाहिए कि इससे इनका भी नुकसान है, इसकी जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको भी नुकसान है, और इसीलिए इनको इस चीज को काउंटर करने के लिए जो भी ये कर सकती है वो करना चाहिए। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो डेथ
डेथ हुई है हाल में खालिस्तानी लीडर्स की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, टेक